Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो एक एमसीक्यू सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग अपना अपकमिंग एग्जाम्स एसजीपीजे, आरएमएल और एएसआईसी के लिए भी ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जो है आपका काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने सारे के सारे सेशंस। ठीक है, जो मोस्ट सारे टॉपिक्स हैं इन सभी के एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। ठीक है, तो क्लासेस जो है टॉप नॉच रहने वाली है। इसी के अलावा जो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग है, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी जो है आरएनसीसी के ऑफिशियल प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा। हमारा ऐप ही आपको वहाँ पे आपको एनरोल करना है, ठीक है, डाउनलोड करके, और नीचे आपको सपोर्ट नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी आप जाके जो है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है हमारी कंटिन्यू चलाई जा रही है एसजीपीजे और आरएमएल के लिए और ईएसआईसी के लिए। चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, ए पेशेंट विद ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट लेवल C3 C4। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इंजर्ड हो चुका है C3 C4 पे, इज बीइंग केयर्ड फॉर इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसकी केयर हो रही है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी असेसमेंट, अब यहाँ पर इस कंडीशन में उसका प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और लेवल आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे इंजरी होगी, तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूछा है प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होने वाला है। ऑप्शंस अपने, असेस द लेवल एट विच द पेशेंट हैज़ रिटेन्ड मोबिलिटी, monitor respiratory effort and oxygenation saturation level, determine the level at which the patient has intact sensation, check blood pressure and pulse for sign of spinal shock। तो कौन सा स्टेटमेंट है या फिर कौन सा जो है असेसमेंट आपका जो है प्रायोरिटी पे रहने वाला है। C3 C4 के लेवल पे इंजर्ड होता है तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये जो कंडीशन है आपके C3 C4 के लेवल का जो फ्रैक्चर है, अभी यहाँ से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हाई सर्वाइकल इंजरी। इसे हम क्या कहते हैं, हाई सर्वाइकल इंजरी। अब हाई सर्वाइकल इंजरी यहाँ पे हो रही है, मतलब यहाँ से जो C3 का लेवल है और जो C4 का लेवल है, यहाँ से क्या होता है, फ्रेनिक नर्व वो क्या होती है, इनर्वेट होती है। ठीक है, अब जब यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो फ्रेनिक नर्व पे क्या पड़ेगा, कंप्रेशन, या फिर वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है, ठीक है, रेस्पिरेटरी में कहूँ फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, अल्टर हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेनिक नर्व क्या करती है, कंट्रोल्स द डायफ्राम। तो अब इस वजह से अपना आंसर क्या जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। मॉनिटर रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट को हमें मॉनिटर करना है एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आपको देखना है इस कंडीशन में, क्योंकि C3 C4 में क्या हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है। तो उसका हमने रेशनल्स भी देख लिया। नेक्स्ट देखिए और क्या एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, जब सर्वाइकल इंजरी होती है तो बिलो द नेक जो क्लाइंट में क्या देखने को मिलता है, क्वाड्रिप्लेजिया। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया यहाँ पे जो है होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है जब सर्वाइकल इंजरी होती है, तो और ब्रीथिंग इम्पेयरमेंट होता है, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद में जो आपसे एमसीक्यू पूछते हैं वो पूछते हैं थोरेसिक इंजरी में। इसमें जो है पैराप्लेजिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है आपको,
ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। और ये इंजरी कहाँ पे देखने को मिलती है? T6 जो साइड रहती है वहाँ पे, ठीक है, थोरेसिक 6 वाली जो साइड रहती है वहाँ पे, ठीक है। इस ये वाली साइड या फिर इससे ऊपर वाली साइड में अगर इंजरी होती है तो कंडीशन डेवलप होती है कौन सी? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। यहाँ पे क्या होता है, इंजरी के बिलो क्या होता है यहाँ पे? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया आपको देखने को मिलता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा जब स्पाइनल कोड इंजरी होती है तो एक शॉक डेवलप होता है। इस शॉक को हम क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक शॉक। इस न्यूरोजेनिक शॉक में 3D साइन आते हैं। कौन कौन साइन? फर्स्ट वन इज डिक्रीज बीपी, नेक्स्ट डिपेंडिंग एडिमा, एंड नेक्स्ट क्या होता है? डिसरेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ये हो गया आपका न्यूरोजेनिक शॉक भी एक तरीके से कंप्लीट हो रहा है। आगे और भी है इसमें खूब सारा पढ़ने को, मगर एमसीक्यू के अपने को सराउंडिंग चलना है, तो यहाँ पे आंसर जो है क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा एक लास्ट एमसीक्यू मुझे आपको बताना है। क्या एमसीक्यू है? अब अगर यहाँ पे आपको पूछ ले कि सर्वाइकल इंजरी हो रखी है और आपको जो है यहाँ पे ट्रैक्शन लगाना है, तो ट्रैक्शन कौन सा यहाँ पे यूज आएगा? तो हेलो ट्रैक्शन। ठीक है, हेलो ट्रैक्शन डिवाइस को हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूज में लेंगे। ये पूछा गया एमसीक्यू है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A patient admitted to the hospital with मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल एमआई के साथ में एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, डेवलप सीवियर पल्मोनरी एडिमा। अब उसको सीवियर पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम शुड द नर्स एक्सपेक्ट द पेशेंट टू एक्सिबिट? अब यहाँ पे कौन सा फॉलोइंग सिम्टम है नर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगी कि पेशेंट वो सिम्टम शो करने वाला है? ब्रेडिकार्डिया, स्लो डीप रेस्पिरेशन, एयर हंगर होगा उसको, या फिर स्ट्राइडर होने वाला है? एमआई का पेशेंट था, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो चुका है। तो जब पल्मोनरी एडिमा होता है तो पेशेंट में कौन सा साइन सिम्टम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहने वाला है? ब्रेडिकार्डिया, स्लो डीप रेस्पिरेशन होगा, एयर हंगर, या फिर स्ट्राइडर? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया। अब इस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट को हार्ट फेल। ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर क्या होता है? मेंटेन नहीं करना हार्ट का इनफ कार्डियक आउटपुट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट फेल। दो दो तरह का होता है, एक होता है राइट साइड हार्ट फेलियर, दूसरा होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एडिमा, ये कौन से साइड के हार्ट फेल में देखने को मिलती है? आंसर क्या रहेगा? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो इस कंडीशन में जब लेफ्ट साइड हार्ट फेल होगा तो आपके लंग्स में क्या होगा? एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड यहाँ पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो ब्लड भी हो सकता है। तो लंग्स में जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? पल्मोनरी एडिमा कह दिया। और ये आ गया अपना क्वेश्चन कि भाई पल्मोनरी एडिमा हुआ, उसको क्यों हुआ हमने देख लिया। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से बनता है कि जब पल्मोनरी एडिमा होता है हार्ट फेल के पेशेंट में तो कौन कौन से लंग साउंड सुनाई देते हैं? तो आंसर क्या रहेगा? क्रैकल्स। ठीक है, तो क्रैकल्स जो है यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे पेशेंट का जो स्पुटम है वो कैसा देखने को मिलेगा? तो पिंक फ्रोदी स्पुटम जो है देखने को मिलता है। ये सारे के सारे जो है एमसीक्यूज है, पूछे जा चुके हैं अब तक। और इसके इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट साइन आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्थोपनिया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे?
ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है जब पेशेंट को हम लाइंग सुपाइन पोजीशन में कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। सारे रीजन क्या है यहाँ पे, पल्मोनरी एडिमा के। अब देखिए, जिस पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा होता है वहाँ पे आपको पता है ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होने वाली है, तो ऐसा पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम जो एक्सपेक्ट करेगी नर्स, तो वो कौन सा करेगी, एयर हंगर, ठीक है, एयर हंगर वो साइन सिम्टम यहाँ पे शो करने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं करेक्ट होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, स्लो एंड डीप रेस्पिरेशन, यहाँ पे स्लो नहीं होगा, रैपिड रेस्पिरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, स्लो नहीं होता है, ठीक है, इसलिए अपना ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा, सी यहाँ पे जो है बेस्ट आंसर रहेगा। स्टाइडर कहाँ पे होता है, अपर एयरवे के अंदर यहाँ पे आपको स्टाइडर देखने को मिलता है। इसके अलावा जब पल्मोनरी एडिमा होता है तब क्लाइंट में क्या होता है, टेकिपनिया होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहा गया, ब्रेडिकार्डिया, तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, टेकिकार्डिया। इसके साथ में जो होगा वो होगा हाइपोटेंशन। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। अब नेक्स्ट यहीं से एक और एमसीक्यू बनता है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है एज ए नर्स। पल्मोनरी एडिमा एक प्रकार से क्राइसिस होता है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन, फॉर पल्मोनरी एडिमा, फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा, देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मेनोमिक बना लेंगे, क्या बनाएंगे, HOPE। इससे क्या है कि आप भूलोगे नहीं एग्जाम में। क्या होता है HOPE का मतलब, सबसे पहले H का मतलब हो गया हेड ऑफ द बेड को हमें क्या करना है, 45 डिग्री पे क्या रखना है, एलिवेट रखना है, ठीक है। हेड ऑफ द बेड को यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे, सेमी फोल्डर, हाई फोल्डर रखने हैं अपन, ठीक है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन यहाँ पे जो है क्लाइंट को दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या होगा, O से क्या होगा, ऑक्सीजनेशन, P से क्या होगा, पुश फ्रूसेमाइड, ठीक है, फ्रूसेमाइड देंगे। इसके अलावा इस कंडीशन में क्या होता है, एडिमा वगैरह यहाँ पे होता है तो क्लाइंट को क्या होता है, यहाँ पे पेन होता है, तो पेन मैनेजमेंट के लिए आपको क्या देना है, मॉर्फिन। और क्योंकि यहाँ पे कार्डिक आउटपुट नहीं बढ़ रहा है तो आप साथ में क्लाइंट को क्या दे सकते हो, पॉजिटिव आयनोट्रोप्स। ये सभी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए, ठीक है, अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं करना, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन जरूरत होगी यहाँ पे। पॉजिटिव आयनोट्रोप्स भी हम यहाँ पे देंगे। इसके बाद में ई में क्या होगा, इस क्लाइंट में जैसे ऑलरेडी पल्मोनरी एडिमा है, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पे एंड सोडियम डाइट, ठीक है, क्लाइंट के अंदर जो है लो सोडियम डाइट हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सोडियम क्या कर देता है, एस से क्या हो जाएगा सोडियम, और एस से क्या हो जाएगा स्वेलिंग, ठीक है। सोडियम क्या करता है, बॉडी को स्वेल करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो सोडियम डाइट हम क्या करेंगे यहाँ पे कम रखेंगे, और आईवी फ्लूइड की जो है उसको भी हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो सारे साइन सिम्टम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको देख के सोल्व करना है। तो ये था आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है, एकदम जो है काफ़ी छोटे रूप में जो हमने इसको समझने की कोशिश की है। फिर कभी एमसीक्यू है तो उसमें आपको मैं राइट साइड हार्ट फेलियर भी समझा देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नर्स इज असाइन टू केयर फॉर ए पेशेंट हु हैज़ रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर लेफ्ट नेफ्रोक्टोमी। लेफ्ट नेफ्रोक्टोमी हो चुकी है, वापस से नर्सिंग यूनिट में आया है पेशेंट, अभी यहाँ पे नर्स को असाइन हुआ वो पेशेंट केयर के लिए। नर्स इज हाईएस्ट प्रायोरिटी वुड बी, अब यहाँ पर नर्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, टू मेजर टेम्परेचर मेजर करना है, टू मेजर ओवरली यूरिन आउटपुट मेजर करना है, एबल टू सिप क्लियर लिक्विड, वो जो है उसका जो है रिफ्लेक्सेस वापस आए नहीं आए उसके बारे में हमें देखना है कि वो सिप क्लियर लिक्विड को यहाँ पे सिप कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, एबल टू टर्न साइड टू साइड, या फिर वो साइड टू साइड जो है टर्न कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। तो देखिए एकदम इजी एमसीक्यू है, आंसर पे हम जाते हैं। देखो लेफ्ट साइड में क्या की गई, नेफ्रेक्टोमी की गई है, तो जब नेफ्रेक्टोमी करते हैं हम तो हमें क्या करना होता है, ओवरली यूरिन आउटपुट हमें जो है असेस करना होता है, ठीक है। नेफ्रेक्टोमी हुई है तो वहाँ पे जो है प्रायोरिटी
क्या रहेगी यहाँ पे, यूरिन आउटपुट को यहाँ पे असेस करने का या फिर मेजर करने का जो है प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, ये क्या बताता है आपका कि जो रिमेनिंग किडनी है, ठीक है, जो रिमेनिंग किडनी है वो अच्छे से फंक्शन कर पा रही है नहीं कर पा रही है, या फिर उसके ऊपर कुछ लोड तो नहीं है पहले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें असेस करनी होती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू मेजर यूरिन आउटपुट अर्ली। और ये जो है एक्यूट रीनल फेलियर के लिए भी हमें बताता है, अगर एक साइड की रीनल कुछ है यहाँ पे कट आउट कर दिया गया तो दूसरी किडनी पे क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा, तो हो सकता है वो किडनी फेल हो जाए। तो एक्यूट रीनल फेलियर को भी क्या एक तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे असेसमेंट कर पा रहे हैं ओवरली यूरिन आउटपुट को मेजर करके। बाकी टेम्परेचर वगैरह और एबल टू सिप क्लियर लिक्विड डाइट और एबल टू टर्न साइड टू साइड यहाँ पे जो है प्रायोरिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट MCQ, which of the following recurring condition is most commonly occur in patient with cardiomyopathy। ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कॉमनली रिकर हो सकती है कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट में, हार्ट फेलियर, DM, MI या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, कार्डियक की यहाँ पे मसल्स के अंदर जो है मेजरली प्रॉब्लम होती है इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, जो मसल्स है वो डायलेट हो जाती है। ठीक है, मसल्स में क्या हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, और मसल्स जो है यहाँ की हार्ड हो सकती है। ठीक है, और मसल्स जो है यहाँ पे ह्यूज हो सकती है। ठीक है, साइज़ के अंदर भी है, वेरी कर सकती है। इन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी। 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सेकेंड वन इज रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोपैथी एंड थर्ड वन इज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, 3 टाइप की जो है कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है। अब इनमें साइन सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, मेजर साइन सिम्टम की मैं अगर बात करूं तो क्या देखने को मिलेगा आपको, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। और यहाँ पे जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, साथ में जो है बॉडी को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें भी जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। भाई वाइटल सोर्सेज के साइड में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रॉपर अमाउंट में डिलीवर नहीं हो पाएगा। ये इसका मेन जो है साइन सिम्टम रहता है। कार्डियक आउटपुट यहाँ पे कम हो रहा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, वो सारे साइन सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अब देखिए अपने आंसर पे चलते हैं। अब अगर कार्डियक आउटपुट वगैरह नहीं हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से हार्ट पंप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है इस MCQ का, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इस क्लाइंट में क्या होगा, हार्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो है डायबिटिक मेलिटस वगैरह, ठीक है, और MI वगैरह, पेरिकार्डियल एफ्यूजन जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये सारे पेरिकार्डियल एफ्यूजन किस में देखने को मिलेगा आपको, पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन किस में देखने को मिलेगा, लंबे टाइम तक अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी हार्ट की मसल्स को यहाँ पे, ठीक है, इस्चेमिया होगा, वहाँ पे रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, तब कोरोनरी आर्टरी के अंदर मेनली, तब यहाँ पे क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और डायबिटिक मेलिटस जो है ये क्या करती है, कार्डियोमायोपैथी की रिस्क को बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए अब ये डायबिटिक मेलिटस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कार्डियोमायोपैथी। तो अपना ये भी आंसर क्या होगा यहाँ पे, रॉन्ग होगा। आपको क्या पूछा है, कॉमनली अकर होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रिकर हो सकती है क्लाइंट में जो कार्डियोमायोपैथी में होती है, तो आंसर इज हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर हमने पढ़ा था, लेफ्ट साइड का हमने पढ़ लिया। राइट साइड में क्या होता है, मेनली सिस्टमिक आपके साइन सिम्टम आते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टमिक साइन सिम्टम में आप समझ सकते हो कि आपका जो बॉडी वेट बढ़ेगा, ठीक है, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन होगा, ठीक है, ये सारे पोर्टल हाइपरटेंशन जो हो सकता है, ठीक है, ये सारे साइन सिम्टम्स आपको सिस्टम के साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। एडिमा देखने को मिलेगा बॉडी में। द फिजिशियन ऑर्डर लेबोरेटरी टेस्ट टू कन्फर्म हाइपरथायरॉयडिज्म। अब फिजिशियन ने ऑर्डर किए हैं लेबोरेटरी टेस्ट करवाने हैं, कंफर्म करना है किसको, हाइपरथायरॉयडिज्म को, इन द फीमेल पेशेंट विथ क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। ठीक है, अब जबकि उस डिसऑर्डर में यहाँ पे फीमेल में जो है क्लासिकल साइन सिम्टम्स आ रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, मगर वो कंफर्म करना चाह रहा है तो आप लेबोरेटरी टेस्ट के लिए ऑर्डर कर रहा है।
विच टेस्ट रिजल्ट वुड कन्फर्म देयर डायग्नोसिस। अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट रिजल्ट है इस डायग्नोसिस को क्या करेगा, कंफर्म करेगा। चलिए ऑप्शंस अपने, इंक्रीज इन द TSH लेवल आफ्टर 30 मिनट ड्यूरिंग द TSH स्टिमुलेशन टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, नो इंक्रीज इन द TSH लेवल आफ्टर 30 मिनट ड्यूरिंग द TSH स्टिमुलेशन टेस्ट। सी क्या है, बिलो नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड सीरम थायरोक्सिन एज डिटेक्टेड बाय रेडियो इम्यूनोसे। इनका जो लेवल है वो नॉर्मल से बिलो रहेगा, या फिर डिक्रीज TSH लेवल, या फिर क्या रहने वाला है, TSH लेवल जो है डिक्रीज रहेगा। बस ध्यान क्या रखना आपको, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, क्लासिकल साइंस सिम्टम है, ठीक है। इसके बारे में अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मगर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, TSH का आप लेवल पता लगा रहे हैं, ठीक है। अब तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि TSH लेवल पता लगा रहे हैं। अब TSH क्या होता है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो अब TSH यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट लाइन टेस्ट इन थायराइड फंक्शन टेस्ट। फर्स्ट लाइन टेस्ट इन थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे अपना आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, आपको पूछा है हाइपरथायरॉयडिज्म को कंफर्म करना है, तो देखिए यहाँ पे जो बेस्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब हम TSH करवाते हैं तो यहाँ पे कोई इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलता, क्या लिखा है यहाँ पे, नो इंक्रीज इन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल आफ्टर 30 मिनट, ठीक है। स्पेशली आफ्टर 30 मिनट जो है TSH का लेवल यहाँ पे इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म को, ठीक है। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म को क्या करता है, इंडिकेट करता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम को यहाँ पे इंडिकेट करता है, ऐसी कुछ ड्रग्स होती है, ठीक है। ड्रग रिलेटेड हाइपरथायरॉयडिज्म को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, तो आफ्टर 30 मिनट ऑफ टेस्ट आपको जो है TSH का लेवल बढ़ा हुआ नहीं देखने को मिलेगा क्लाइंट में। तो कंडीशन क्या होगी वहाँ पे, ये कंफर्म करता है, क्या करता है, कंफर्म कि ये क्या है, क्लाइंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो चुका है। और अगर TSH का लेवल जो है यहाँ पे आफ्टर 30 मिनट अगर आपको इंक्रीज देखने का मिले, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये आपको जो है टेस्ट का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता था तो आप नोट डाउन कर सकते हैं आपके नोट्स में, ठीक है। आई होप कि आप जो है अपने नोटबुक्स हैं साथ में लेके बैठ रहे हैं, ताकि आपको वापस से जो है इन वीडियोज़ का यहाँ पे नहीं देखना पड़े, आपके पास में एक जो है प्रिसाइजली नोट्स बन जाए एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के लिए। चलिए इसके बाद में मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार कि कौन कौन सी कंडीशन में जो है TSH का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और कौन कौन सी कंडीशन में TSH का लेवल कम देखने को मिलेगा। तो देखिए नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है TSH की, तो 0.424 मिली यूनिट पर लीटर, ठीक है। तो ये इसका क्या रहता है, नॉर्मल वैल्यू रहती है TSH की। तो आपको इन यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है इन यूनिट्स के बारे में। MU/स्लैश लीटर ऐसा लिखा हो, फिर आपको पूछे कि इसका मीनिंग क्या है, तो पता होना चाहिए। अब देखो कौन कौन से मेथड है जिससे हम TSH का लेवल पता कर सकते हैं। एक होता है रेडियो इम्यूनोसे, इसके बाद में इम्यूनोमेट्रिक ऐसे, ठीक है। तो दो मेथड से हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब कौन कौन सी कंडीशन, TSH इंक्रीज और TSH डिक्रीज। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिक्रीज की, क्योंकि क्वेश्चन में अपना करेक्ट क्या हुआ था, डिक्रीज। तो डिक्रीज किस में होता है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके अलावा हाशिमोटो डिजीज, एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर।
इधर TSH का लेवल कब बढ़ेगा? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। तो दोनों ही अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एडिसन डिजीज, एंटी TSH एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो तो ये भी MCQ पूछा जा चुका है। इसके अलावा प्री एक्लेम्सिया, चलिए नेक्स्ट MCQ अपना, ए फीमेल पेशेंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट with chest and stomach pain and a report of black terry stool for several months। एक फीमेल पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको लाया गया है, चेस्ट एंड स्टमक पेन हो रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। साथ में वो ये भी बता रही है कि उसको क्या है, सेवरल मंथ से जो है ब्लैक टेरी स्टूल जो है यहाँ पे पास आउट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर शुड द नर्स एंटिसिपेट। अब यहाँ पे कौन से फॉलोइंग ऑर्डर है यहाँ पे नर्स एंटिसिपेट करेगी यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर शुड द नर्स एंटिसिपेट, कि फिजिशियन जो है यहाँ पे कौन से फॉलोइंग ऑर्डर करवाएगा अगर इस प्रकार के आपको सिनेरियो मिल रहा है तो, ठीक है, या फिर इस प्रकार का पेशेंट आपके सामने है तो। प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखेंगे, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखेंगे, फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्टिव वैल्यूज देखेंगे, कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन, क्रिएटिनिन काइनेज एंड लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज का लेवल देखेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, एल्कलिन फॉस्फेटेज एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेंस का लेवल देखेंगे, बेसिक सीरम मेटाबोलाइट्स एंड पैनल देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिक सीरम मेटाबोलाइट का पैनल देखेंगे। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, टेस्ट फॉर ऑकल्ट ब्लड कराएंगे, या फिर कंप्रीहेंसिव सीरम मेटाबॉलिक पैनल देखेंगे। तो देखिए, अगर आपको ये पता है कि ब्लैक टेरी स्टूल के अंदर हम कौन से टाइप का ब्लड को हम असेस करते हैं तो आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे। तो देखिए, ब्लैक टेरी स्टूल मिल रहा है उसको, मतलब ब्लैक टेरी स्टूल कब मिलता है, जब जहाँ पे कौन सी कंडीशन हो, मेलेना। मेलेना को हम क्या कहते हैं, ठीक है, स्टूल के अंदर क्या मिलना, ब्लड मिलना, ठीक है। और ये कंडीशन जो है मेलेना कब डेवलप होती है, जब अपर जीआई ब्लीडिंग होती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेते कि लोअर जीआई ब्लीडिंग के अंदर कैसा आपको स्टूल के अंदर कलर मिलेगा, तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग मिलेगी। अगर लोअर के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्राइट रेड ब्लड मिलेगा, और अपर में हो रही है तो ब्लैक टेरी स्टूल आपको जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे डार्क और ब्लैक टेरी स्टूल कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस ब्लड के इस स्टूल के अंदर ब्लड यहाँ पे मिक्स है, मतलब यहाँ पे स्टूल जो कलर तो ब्लैक मिल रहा है आपको, मगर डायरेक्टली ब्लड विजुअलाइज नहीं होता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, ओकल्ट ब्लड। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, डी, ठीक है। ओकल्ट ब्लड को आपको क्या करना है, असेस करना है, ठीक है, क्योंकि छिपा हुआ ब्लड हो सकता है यहाँ पे। ओकल्ट ब्लड को टेस्टिंग करना है। साथ में क्या हो रहा है, उसको चेस्ट और स्टमक पेन हो रहा है तो क्या कराओगे यहाँ पे, चेस्ट पेन के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। स्टमक पेन हो रहा है तो आप हो सकता है वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो तो CBC कराओगे आप यहाँ पे। इसके अलावा सीरम मेटाबोलाइट के पैनल भी आप यहाँ पे असेस करवा सकते हैं इस क्लाइंट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। अब देखिए, दो क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से। अगर अपर जीआई ब्लीडिंग है तो आप कौन सा टेस्ट करोगे, एंडोस्कोपी। अगर लोअर जीआई ब्लीडिंग है तो क्या कराओगे, कोलोनोस्कोपी। इसके अलावा अगर यहाँ पे क्लाइंट में ओकल्ट ब्लड टेस्ट है, ओकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए हम पता लगाने के लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इस टेस्ट का क्या नाम होता है, ग्वायक टेस्ट। ग्वायक फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। तो ग्वायक टेस्ट किसके लिए करते हैं,
फोकल ब्लड को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट देखिए कंडीशन कौन सी हो सकती है, जीआई के अंदर ब्लीडिंग, ठीक है, अपर में हो सकती है, लोअर में हो सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, नर्सिंग प्रायोरिटीज़ के लिए बनेगा, तो सब फर्स्ट यहाँ पे पोजीशन जो है देंगे वो देंगे लोअर हेड ऑफ द बेड, ठीक है। यहाँ पे हेड ऑफ द बेड को क्या करना है, लोअर करना, ताकि एब्डोमेन में क्या ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। दूसरा, इस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। जब जीआई ब्लीडिंग होगा, आपकी बॉडी में कैसे भी ब्लीडिंग होता है तो क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। तो इस हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए क्या क्या देना होगा क्लाइंट को, नॉर्मल सेलाइन आपको जो है आईवी आपको इन्फ्यूजन करना होगा, ताकि हाइपोटेंशन को हम क्या कर सके, ट्रीट कर सके। ऑक्सीजनेशन आप दे सकते हो, यहाँ पे O2 प्रोवाइड कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर HB का लेवल लेस देन 7 है तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको BT करना है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यहाँ पे आपको फिजिशियन बता सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपर जो जीआई ब्लीडिंग है और उस वहाँ पे क्या हो रहा है, गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसेस है, तो वहाँ पर जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है। इतनी सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आगे फर्दर हम जैसे पढ़ते जाएंगे सब चीज़ें हम सीखते जाएंगे। चलिए, इस MCQ का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQ अपना, तो देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, IGPJ RML एंड लखनऊ स्पेशल जो हमने टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करवा रखी है, टोटल 120 टेस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेली एग्जाम पैटर्न आपको सीरीज मिलेगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, इसके बाद में मल्टीपल अटेम्प्ट टेस्ट भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। IGPJ और RML के जो एग्जाम का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा लास्ट जो अपना IGPJ का एग्ज़ाम था, RML का एग्ज़ाम था उनके अंदर। तो इस साल भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स रहने वाला है अपनी टेस्ट सीरीज से। डायरेक्ट MCQs यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रिगार्डिंग आपको टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कितना प्राइस का है, क्या है, या फिर कब से कैसे टेस्ट यहाँ पे चूज़ करना है, या फिर कैसे एनरोल करना है, इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल या मैसेज करके 24/7 के लिए आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो 9588856774 पे आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके फर्दर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ अपना, विच ड्रग ट्रीटमेंट हेल्प टू डिक्रीज ICP बाय एक्सपेंडिंग प्लाज्मा एंड ऑस्मोटिक इफेक्ट टू मूव फ्लूइड। कौन सी ड्रग का ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज करता है ICP को, कैसे करता है, प्लाज्मा को एक्सपांड करके और ऑस्मोटिक फंक्शन जो है यहाँ पे लाके, ठीक है, ऑस्मोटिक इफेक्ट लाके फ्लूइड को जो है मूव करता है, ठीक है। तो ये कौन सी ड्रग होती है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने से ऐसा होता है, या फिर फेंटोबार्बिटल की वजह से, या फिर मैनिटोल की वजह से, या फिर डेक्सामेथासोन की वजह से। तो कौन सी ड्रग जो यहाँ पे हेल्प करेगी ICP को डिक्रीज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या पूछी है आपसे, कंडीशन पूछी है ICP। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार ICP को। इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसा है, अगर इंक्रीज है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीज्ड ICP। और ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है, सबसे पहले कोई यहाँ पे हेड इंजरी हो गई हो क्लाइंट में तो ICP जो है बढ़ सकता है। तो कोई ब्लीडिंग हुआ है इंटरनल, ठीक है, कोई इन्फ्लामेशन हुआ है ब्रेन टिश्यू का, मेनिंजाइटिस हो गया, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, सेरेब्रल फ्लूइड जो है एक्सेसिवली बनने लग गया तो ICP बढ़ सकता है, ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से ICP बढ़ सकता है। अब यहाँ पे देखो साइन एंड सिम्टम से MCQ पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो साइन एंड सिम्टम के अंदर पूछते हैं अर्ली साइन। तो अर्ली साइन हमेशा क्या रहेगा, LOC, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसे पेशेंट्स में जो है कॉन्शियसनेस कैसा हो जाता है, अल्टर हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है और रेस्टलेसनेस होता है। इसके बाद में मॉडरेट साइन का पूछे तो मॉडरेट साइन में क्या होती है, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग विदाउट नोजिया। क्लाइंट को नोजिया नहीं होगा मगर वो फिर भी क्या करेगा, वॉमिटिंग करेगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कंडीशन बढ़ गई है तो डेडली साइन में क्या आता है,
ये हम साइन देख के पता लगा सकते हैं भाई अभी कितना जो है आईसीपी बढ़ चुका है। डेडली साइन में एक रेस्पिरेशन होता है जो बार बार एमसीक्यू में पूछा रहता है। रेस्पिरेशन पैटर्न कैसा होता है इस कंडीशन में, तो देखिए ये आईसीपी जब बड़ा होता है तो रेस्पिरेशन पैटर्न कैसा रहता है, साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। बार बार पूछा जाने वाला एमसीक्यू। इसके बाद में ये तो हो गया लंग्स का साउंड। नेक का साउंड पूछे तो नकल रिजिडिटी आपको आएगी, स्टिफनेस देगा, ब्रेन स्टीम इफेक्ट होगा तो प्यूपिल फिक्स हो जाएगी, डायलेटेड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं साइंस सारे साइंस तो यहाँ पे लिखवा नहीं सकता, एमसीक्यू चल रहा है अपना। ठीक है, अपनी थ्योरी की क्लास में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, प्यूपिल जो है अनइक्वल हो जाती है। ठीक है, मोर देन 8 mm की यहाँ पे डायलेशन देखने को मिल सकता है प्यूपिल के अंदर। नॉर्मल कितना रहता है 2 to 6 mm का डायलेशन रहता है, मगर जब प्यूपिल डायलेट होती है ठीक है तो वहाँ पे 8 mm तक डायलेशन देखने को मिलता है। डोल्स आई रिफ्लेक्स, ठीक है, आई जो है यहाँ पे ब्रेन स्टेम जब यहाँ पे इंटेक्ट होता है तब यहाँ पे जो है डॉल साइज यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रेन स्टीम को देखना तो और क्या देखना है आपको, बेबिन्स की रिफ्लेक्स। ठीक है, सीजर आएगा, कोमा आएगा, अबनॉर्मल पोस्चरिंग, डीसेरेब्रेट डीकॉर्टिकेट पोजीशन होती है। डीकॉर्टिकेट पोजीशन डीसेरेब्रेट पोजीशन मिल रही है मतलब कंडीशन क्या हो चुकी है और ज़्यादा वर्स हो चुके हैं। सारे साइन किसके होते हैं, डेडली साइन। और क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, पेपिलेडिमा। ठीक है, पेपिलेडिमा का मतलब क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क के ऊपर क्या सराउंडिंग क्या मिलती है, स्वेलिंग। फिर आगे जाके इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। अब आपको पूछा है कि आईसीपी को कम करने के लिए ऐसे कौन सी हम ड्रग देंगे, ठीक है, जिसका ऑस्मोटिक इफेक्ट आएगा, तो आंसर इज मैनिटोल। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा अपने यहाँ पे बेस्ट आंसर रहने वाला है, मैनिटोल यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आईसीपी के अंदर एक ट्रायड होता है जो बार बार एग्जाम में पूछा रहता है। इस ट्रायड को हम क्या नाम देते हैं, कर्जिंग ट्रायड। तो कर्जिंग ट्रायड में क्या होता है, एक तो वाइड पल्स प्रेशर, ठीक है, दूसरा क्या आपको देखने को मिलेगा, वाइड पल्स प्रेशर होगा क्यों यहाँ पे, एक तो हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन कौन सा, सिस्टोलिक यहाँ पे जो पल्स प्रेशर है वो ज़्यादा हाई होता है, डायस्टोलिक यहाँ पे कम रहता है। तो इन दोनों के बीच का जो पल्स प्रेशर जो हम माइनस करते हैं इसको उसको क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया। और क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज रेस्पिरेशन। या फिर इसको हम कह सकते हैं इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। ये भी जो है पूछा रहता है, बार बार रिपीट होता है। कर्जिंग ट्रायड किस में होता है, एक्सेप्ट करके पूछ लेते हैं, कौन सा साइन यहाँ पे कर्जिंग ट्रायड का नहीं है, ऐसा करके भी पूछ लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपना जो एमसीक्यू बनेगा वो बनेगा मैनिटोल से। कैसा इफेक्ट होता है मैनिटोल का, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक इसका जो है फंक्शन रहता है। ये क्या करता है, प्लाज्मा को एक्सपांड करता है, तो फ्लूइड मूव फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड था वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे कार्डिक आउटपुट किसके पास में, किडनी के पास में। वो ज़्यादा ब्लड फिल्टर करेगी, ज़्यादा ब्लड फिल्टर करेगी तो एक्सेसिव यूरिन पास करेगा। जब एक्सेसिव यूरिन पास करेगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर का फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, जिससे क्या होगा, आईसीपी ट्रीट होगा। तो आपसे पूछा है डिक्रीज करता है आईसीपी को। दूसरा ऑस्मोटिक इफेक्ट किसका होता है, तो मैनिटोल। खूब सारे एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन क्लासेस पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपकी टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे, साथ साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये ऐसा नहीं मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस टॉपिक के मेन एमसीक्यूज यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और कुछ जो है क्लास के रिगार्डिंग अगर क्लास अच्छी लगी सच में तो आप कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिससे जो हमें यहाँ पे डेली जो है यहाँ पे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे एक से इससे भी बेहतर क्लास बनाने की यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे से आपको भी जो है क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व करवाने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनिटोल का साइड इफेक्ट से। तो देखिए, मैनिटोल जो होता है इसका साइड इफेक्ट होता है, क्या होता है, एक तो ये क्या कर सकता है, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा कर सकता है। दूसरा ये क्या कर सकता है, हार्ट फेल। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा के होने की वजह से जो है हार्ट फेल भी हो सकता है। तो इसका ये साइड इफेक्ट होता है किसका, मैनिटोल का। तो ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है।
इसके अलावा यहाँ पे क्लाइंट में क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं। तो सीजर प्रिवेंशन के लिए कौन सी आप यहाँ पे ड्रग दोगे? आंसर क्या रहेगा अपना? फेनिटोइन। इसके अलावा एक और ड्रग हम देंगे, ठीक है। ब्रेन स्टीम अगर इंटेक्ट होता है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो ब्रेन की एक्टिविटी यहाँ पे जो है अल्टर होती है, सीजर वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एमसीक्यू पूछते हैं आपको, डिक्रीज ठीक है, आईसीपी जब बढ़ता है तो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है एक तरीके से हम देखें तो, ठीक है, क्योंकि साइड कंडीशन सीजर आएगा। सीजर कैसे आएगा? एक्टिविटी बढ़ने की वजह से। तो ब्रेन की एक्टिविटी को कम करने के लिए जो हम ड्रग देंगे, इसका क्या नाम है? फिनोबार्बिटोल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। इसके अलावा और भी एमसीक्यू पूछते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब आईसीपी बढ़ जाता है तो वहाँ पे अगर सपोज ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको क्या करना है? नेचुरल, एक तो न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करनी है, लॉग रोल टेक्निक आपको जो है करना है। दूसरा, आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए एक यहाँ पे होता है CO2 को क्या कर दो आप बॉडी में कम कर दो, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पूछा है। जब CO2 क्या करता है? CO2 करता है वेजो डायलेशन, ठीक है। अब CO2 यहाँ पे कम हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन दोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। डायलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई ब्रेन में ज़्यादा होगी, जिससे एडिमा बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा। इसको क्या कर दो? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दो। मतलब क्लाइंट को क्या करवा दो? हाइपर वेंटिलेशन। चलिए, अब लिखने के लिए स्लाइड में जगह नहीं बची है, नेक्स्ट एमसीक्यू में देखेंगे बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ कजिंग ट्राइड इन द पेशेंट विथ विच वाइटल साइन चेंजेस। अब नर्स रिकॉग्नाइज कर रही है कि अगर क्लाइंट में कजिंग ट्राइड प्रेजेंट है तो कौन से वाइटल साइन चेंजेस होने वाले हैं? इंक्रीज पल्स, इरेगुलर रेस्पिरेशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज पल्स, इंक्रीज रेस्पिरेशन और डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिक्रीज पल्स, इरेगुलर रेस्पिरेशन, वाइडनिंग पल्स प्रेशर, इंक्रीज पल्स, डिक्रीज रेस्पिरेशन और वाइडनिंग पल्स प्रेशर। लास्ट एमसीक्यू में हमने पढ़ा है ये वाला एमसीक्यू तो, कि कजिंग ट्राइड में क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, सब हमने देखे हैं। तो कजिंग ट्राइड में कौन कौन सी चीज़ें होती है? एक तो जो है पल्स जो क्या रहती है? डिक्रीज रहती है। मतलब क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। दूसरा, रेस्पिरेशन कैसा रहता है? इरेगुलर। तीसरा, ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? यहाँ पे सिस्टोलिक हाई रहेगा, डायस्टोलिक सिस्टोलिक के बीच के जो है पल्स प्रेशर है वो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज सी। ये समझा चुका हूँ मैं आपको लास्ट एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से समझाने का नीड है नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर ना समझा के मैंने एक बार में समझाया थे सब कुछ, क्योंकि एक बार में पढ़ने से क्या है कि थोड़ा अच्छे से अपन यहाँ पे कैचिंग पावर बढ़ जाता है अपना, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर देख लिया इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू, an early sign of increased ICP that the nurse ensure that the nurse should assess for is, ठीक है। अर्ली साइन क्या रहेगा? आईसीपी बढ़ने का। ये भी हम यहाँ पे एमसीक्यू में पढ़ चुके हैं। कजिंग ट्राइड रहने वाला है, अनएक्सपेक्टेड वॉमिटिंग रहने वाली है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहने वाला है, डायलेटेड प्यूपिल विद स्लगिश रेस्पॉन्स टू लाइट रहने वाला है। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे अर्ली साइन में? तो देखिए, कजिंग ट्राइड पढ़ा दिया मैंने आपको, अनएक्सपेक्टेड वॉमिटिंग क्यों होती है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, और एलओसी भी मैंने आपको बताया है, और प्यूपिल्स भी जो कैसी रहती है? डायलेटेड रहती है, ठीक है, अनइक्वल रहती है, फिक्स रहती है। ये कब होता है? जब आपका ब्रेन स्टीम में कोई इंजरी हो, ब्रेन स्टीम जो है यहाँ पे अफेक्टेड हो। नेक्स्ट, कजिंग ट्राइड का लास्ट एमसीक्यू हो गया, ये भी पढ़ा दिया। अनएक्सपेक्टेड वॉमिटिंग विदाउट नोजिया, ये भी हो गया, ठीक है। क्लाइंट इसे बताएगा कि मुझे जो है वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया नहीं हो रहा, ठीक है। अब बेस्ट आंसर क्या रहेगा? आपको क्या पूछा है? अर्ली साइन पूछा है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ओके। यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है वो कैसी रहेगी? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव साइन होता है ये, ठीक है, इंक्रीज आईसीपी का। ठीक है, तो मोस्ट सेंसिटिव साइन होता है ये। अब जो है इस कंडीशन में नर्सिंग केयर क्या देनी है? यहाँ से एमसीक्यू बनता है, नर्सिंग केयर क्या देनी है? सबसे पहले
सी स्पाइन को क्या करना है, सर्वाइकल स्पाइन को क्या करना है यहाँ पे, इमोबिलाइज करना है। ठीक है, इमोबिलाइज करोगे, पोजीशन अगर चेंज करनी है तो कौन सी टेक्निक काम में लोगे, लॉग रोल टेक्निक। नेक्स्ट CO2 को क्या करना है यहाँ पे, लो करना है, क्योंकि CO2 क्या करता है, वेजो डायलेशन, और वेजो डायलेशन होगा तो ब्रेन के पास में ज़्यादा ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ब्लड जाने से क्या होगा, ICP जो है वो इंक्रीज होगा। इसलिए क्या करना है आपको, ट्रीटमेंट में क्या करना है, इसको हाइपर वेंटिलेशन देना है पेशेंट को। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा CO2 को जो है बॉडी से आउट करेगा। नेक्स्ट नर्सिंग केयर में क्या करना है आपको, हेड ऑफ द बेड को क्या करना है, एलिवेट करना है। ठीक है, 30 to 35 डिग्री में एलिवेशन में रखना है, सेमी फॉरवर्ड टू पोजीशन में जो आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद में क्लाइंट को आपको कहना है कि आपको फ्लेक्शन नहीं करना है। ठीक है, आपको बेंडिंग नहीं करनी है, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। नो कफिंग स्नीजिंग, ठीक है, आपको कफिंग नहीं करनी है, स्नीजिंग नहीं करना है। ठीक है, एंड नो वाल्सल्वा मैन्यूअर, वॉल्सल्वा मैन्यूअर भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना है। इसके अलावा सक्शनिंग भी आपको ध्यान में रखना है। सक्शनिंग जो है वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 सेकंड तक, यहाँ पे 10 सेकंड मैक्सिमम, 10 सेकंड से कम तक क्या करना, सक्शनिंग करना है। सक्शनिंग करने से पहले हमेशा क्या करना, आपको 100% तक आपको क्या करना है, O2 आपको देना है। बिफोर सक्शनिंग 100% जो है O2 प्रोवाइड करना होता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, एक यहाँ पे ICP को असेस करने के लिए, ठीक है, हम क्या ब्रेन के फंक्शंस को असेस करने के लिए, अनकॉन्शियसनेस को पता लगाने के लिए एक स्कोर देखते हैं। क्या नाम होता है स्कोर का, GCS स्कोर। ठीक है, तो हाई स्कोर 15 एंड लोवेस्ट कितना होता है, 3। ठीक है, इसके बीच में आपको पूछ ले 8 स्कोर आ रहा है, तो 8 स्कोर का क्या मतलब हो गया, इस कंडीशन में क्या करना है, क्लाइंट को इंट्यूबेशन की नीड है। यहाँ पे पूछा गया MCQ कि इंट्यूबेशन कब करना होता है, GCS को कितना आए, तो 8, तो 8 पे क्या करना है, इंट्यूबेट करना होता है क्लाइंट को। और अगर क्लाइंट का GCS स्कोर आप जब आपके पास में आया पेशेंट, तो तब उसका GCS स्कोर कितना था, 14 था, और 1-2 घंटे बाद भी GCS स्कोर कितना हो गया उसका, 11। तो यहाँ पे क्या करना, आपको रिपोर्ट करना होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ये सारे MCQs बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पूछे गए MCQs है, हम जब अपनी थियरी क्लासेस लेते हैं उन सब में मैं ये सारे MCQs लिखवाता हूँ। ठीक है, चलिए ये सारे हो गए यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट MCQ अपना, विल द नर्स परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन। नर्स क्या कर रही है, रेंज ऑफ मोशन को यहाँ पे परफॉर्म कर रही है ऑन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट में विद इंक्रीज ICP। उसका ICP क्या है, बढ़ा हुआ है। द पेशेंट एक्सपीरियंसेस सीवियर डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग रिफ्लेक्सेस। अब यहाँ पे नर्स ये भी ये भी उसको देख पा रही है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, सीवियर डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग वहाँ पे देखने को मिल रही है। वो शुड द नर्स डू फर्स्ट। अब यहाँ पे इस कंडीशन में नर्स सबसे पहले क्या करेगी, यूज रिस्टेन टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द इंजरी। रिस्टेन का यूज करेगी। परफॉर्म द एक्सरसाइज लेस फ्रिक्वेंटली बिकॉज पोस्चरिंग कैन इंक्रीज ICP। Administer central nervous system depressant to likely sedate the patient. Continue the exercise because they are necessary to maintain musculoskeletal function. ठीक है, डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग आ गई यहाँ पे। मैंने आपको बताया है डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग अगर मिल रही है क्लाइंट में तो एक कैसा साइन होता है, वर्स साइन होता है। ठीक है, ICP के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, डी कोटिकेट आएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, डिसेरेब्रेट। ठीक है, तो डिसेरेब्रेट को हम क्या कहते हैं, वर्स साइन मानते हैं। तो क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट को डिसेरेब्रेट पोजीशन हो रहा है, मतलब कंडीशन ज़्यादा वर्स है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है, परफॉर्म एक्सरसाइज लेस फ्रिक्वेंटली। आपको एक्सरसाइज जो है यहाँ पे फ्रिक्वेंटली नहीं करनी है। ठीक है, काफ़ी कम अमाउंट में करनी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पोस्चरिंग कैन इंक्रीज ICP। ICP यहाँ पे बढ़ा सकता है पोस्चरिंग से। ठीक है, ये जो पोस्चरिंग हुई यहाँ पे, डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग हुई है, ये जो है ICP को बढ़ा सकता है। और ये क्या कर सकता है, ब्रेन हर्निएशन करवा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन वर्स हो रही है, इसका मतलब क्या हो चुका है, वहाँ पे
इट इंडिकेट हर्निएशन। ठीक है, हर्निएशन भी यहाँ पे हो सकता है। बेस्ट आंसर क्या रहेगा अपना? ऑप्शन नंबर बी। एक एमसीक्यू है इसके अंदर, बताना भूल गया मैं आपको। एमसीक्यू है कि ब्रेन स्टेम जब यहाँ पे अफेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, प्यूपिल्स जो है फिक्स्ड विथ डायलेटेड, ये हो जाती है। अब इसके अंदर कौन सी नर्व अफेक्ट होती है, ये एक बार आपको पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम्स के एमसीक्यू हैं। ठीक है, हो सकता है एसजीपीजी करने किसी और का एमसीक्यू, बट पूछा जरूर गया है। ठीक है, ईएसआईसी का एमसीक्यू है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ब्रेन स्टीम जब यहाँ पे अफेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, प्यूपिल फिक्स्ड होती है, डायलेटेड होती है। अब यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि कौन सी नर्व जो यहाँ पे, कौन सी नर्व पे आपको क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा या फिर जो है कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या रहने वाला है, ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, तो ये आंसर अपना क्या रहेगा, ओक्यूलोमोटर नर्व है और पूछा गया एमसीक्यू है, ध्यान में रखना। अगर आपको नोट्स बनाने तो उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर अगर लीजन हो गया है तो ये क्या कैरेक्टराइज करेगा। ठीक है, रिजिडिटी होगा, वीकनेस एंड स्पास्टिसिटी होगा, लोकलाइज्ड मसल एट्रोपी होगा या फिर फेसिकुलेशन होता है। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन में अगर लीजन हुआ है तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कोज करता है। तो देखिए, दो तरह के मोटर न्यूरॉन होते हैं। फर्स्ट वन इज अपर मोटर न्यूरॉन एंड सेकंड वन इज लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो कहाँ पे करोगे, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, सीएनएस प्रोसेसिंग सेंटर में। ठीक है, अब सीएनएस प्रोसेसिंग सेंटर से आप क्या समझ सकते हो, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला रीजन है। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर जो सेल बॉडीज होती है, सीएनएस के अंदर की सेल बॉडीज, तो ये होती है आपकी मिलके क्या बनाती है, अपर मोटर न्यूरॉन को। अब इसका फंक्शन क्या रहता है, डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट साइड में क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन। अब लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न में रहता है। ठीक है, दूसरा एंड क्रेनियल नर्व में। ठीक है, क्रेनियल नर्व जो पार्ट है उसके अंदर भी जो आपका लोअर मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में इन ब्रेन स्टीम। ठीक है, तो ये हो गया दोनों आपका। ठीक है, ये क्या करेगा, अपर मोटर न्यूरॉन को सिग्नल्स वगैरह देगा और ये जो है सिग्नल्स को डायरेक्ट करने में काम आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्टिविटी को यहाँ पे कंट्रोल करता है, कौन, अपर मोटर न्यूरॉन। अब अगर इसकी मैं इमेज बनाऊँ तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, ये अपना क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ज़्यादा अभी यहाँ पे आप अपेक्षा ना करें इमेज को अच्छा बनाने का, क्योंकि एमसीक्यू सेशन में फास्ट फॉरवर्ड में चलना है। तो इसका जो आगे का पार्ट होता है ये कौन सा होता है, वेंट्रल, और पीछे का जो पार्ट रहता है वो रहता है डोर्सल। ठीक है, और ये सारा ये क्या है, लेटरल हॉर्न। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉलन। ठीक है, ये तीन पार्ट हो गए। अब जो है आपका दूसरा हमसे कुछ जो बनता है यहाँ से कि वेंट्रल जो हॉर्न रहता है
इसके अंदर कौन सा मैटर रहता है, ठीक है। तो वेंट्रल हॉर्न है और जो डोर्सल हॉर्न है, इनमें जो मैटर जो आपको देखने को मिलता है, आपने पढ़ते हैं ग्रे मैटर, वाइट मैटर। तो यहाँ पे जो मैटर रहता है कौन सा रहता है, ग्रे मैटर, और इसके जो बाहर जो रहता है मैटर वो क्या रहता है, वाइट मैटर। और इसके बीच में एक कैनाल रहती है, इस कैनाल को हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। चलिए, ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। अब इसके ऊपर क्या रहता है आपका, ब्रेन स्टीम। और ब्रेन स्टीम के ऊपर क्या रहता है आपका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसको मैं कह सकता हूँ मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। अभी जो मोटर कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, एक्टिविटी को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, किसकी, ब्रेन स्टीम की। ब्रेन स्टीम के अंदर क्या रहते हैं, मैंने आपको बताया क्या रहते हैं यहाँ पे, लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ब्रेन स्टीम में क्या रहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन। एक्टिविटी को यहाँ पे क्या कर लिया, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मोटर कॉर्टेक्स है ये डायरेक्ट करते हैं किसको, आपके वेंट्रल हॉर्न के, जो आपके जो वेंट्रल हॉर्न के जो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन है इनको भी, ठीक है। तो ये दोनों को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तो स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न से जो लोअर मोटर न्यूरॉन निकलते हैं इसको डायरेक्ट करते हैं। दूसरा क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस के अंदर जो ब्रेन स्टीम के अंदर जो लोअर मोटर न्यूरॉन है इनको भी डायरेक्ट करते हैं। किसका पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अपर मोटर न्यूरॉन। आप क्योंकि ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर अगर लीजन है तो ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक कोज करता है। तो देखिए, जब आपसे पूछ रहे हैं अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर लीजन बना है तो ये क्या कोज करता है, ये कोज करता है वीकनेस को। दूसरा स्पास्टिसिटी, ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, मसल स्पास्टिसिटी को, ठीक है, मसल स्पास्टिसिटी। क्योंकि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो कौन से टाइप का पैरालिसिस देखने को मिलता है इसके अंदर, स्पास्टिक पैरालिसिस। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एमसीक्यू पूछते हैं अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर अगर लीजन बना है तो साइट ऑफ लीजन कहाँ बनेगा। अब कहाँ बनेगा मैंने आपको समझा दिया है, मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर बन सकता है। इसके अलावा सेरेबेलम में बन सकता है, ठीक है, मेनली इन्हीं में बनेगा। चलिए, इसके बाद में अगर मैं कहूँ कि लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर लीजन बनेगा तो कहाँ बनेगा, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न के अंदर बनेगा, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बन सकता है, सिनेप्स के बीच में जंक्शन होता है वहाँ पे नर्व लीजन बन सकता है। पेरिफेरल नर्व के अंदर लीजन हो गया तो वो किस में आएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर आता है ये सब चीज़ें। और ये जो ट्रैक्ट है, ठीक है, इस ट्रैक्ट को आप नहीं बोलोगे, ये कौन सा ट्रैक्ट है, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट है, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। चलिए, तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको क्लास जो है काफ़ी अच्छी लगी हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के बारे में फिर से रिमाइंडर दिलाना चाहूँगा, ठीक है। कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो आप नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और यहाँ पे कमेंट्स भी आप कर सकते हो, जिससे जो हमें जो है नेक्स्ट क्लास के लिए और हमारा जो काम को और अच्छे से करने के लिए हम जो है उससे अच्छा मोटिवेशन हमको हमें मिलता रहेगा, और हम जो है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा अच्छा हम परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बनाने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।